आज फिजिक्स का मिनटी है। यस, वेटिंग रूम चालू कीजिए। चलो ओके, तो और टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, हम चालू करते हैं आज का चैप्टर। तो हमारे पास ये जो चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग का, आगे बढ़ते हैं। तो देखो लास्ट टाइम हमने क्या क्या सीखा था। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। फिर हमने सीखा कि कोई मुझे चैटिंग नहीं करेगा, हर बार कुछ ना कुछ चैट लिख के भेजते रहते हो। सर कल का सिलेबस क्या है? ओके 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 ओके। तो देखो कल का सिलेबस आपका रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन प्लस केमिकल बॉन्डिंग। दो चैप्टर का आपका सिलेबस रहेगा, रेडॉक्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जितना मैंने रेडॉक्स पढ़ाया है पूरा, और केमिकल बॉन्ड, हाँ रेडॉक्स पूरा आएगा। रेडॉक्स पूरा आएगा और उसमें बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, वो वेटेज ज्यादा दिया जाएगा। पीरियोडिक टेबल रखें सर, रेडॉक्स मत डालिए ग्रैंड टेस्टिंग पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ओके ठीक है, तो फिर पीरियोडिक टेबल डाल देते हैं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, दो दो रख देते हैं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। फिक्स है, फिक्स चलेगा। ओके तो देखो आपके पास यहाँ पर है क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग, क्वेश्चन नहीं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, राइट। उसके बाद फिर हमने देखा था कि कैसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। तो मैं जहां तक मुझे लग रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमने चालू किया था, ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे जरा देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में आज तक ना, यस यस, आज तक हम जितना भी पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में उतना आपका क्वेश्चन आएगा। अरे मृदुला तू कल आई नहीं था पेरेंट पेरेंट टीचर मीटिंग में, कहाँ पर थी रे? छोड़ दे, और मत मेरे को क्या बोलते हैं, आंसर दे। तो ये देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग, ये सब कंप्लीट हो गया था। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में, ये भी हमने क्लियर करा दिया था। देन कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, ये भी हमने क्लियर कर लिया था, राइट। तीन प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर एमसीक्यू भी हमारा कंप्लीट हो गया था। एमसीक्यू के बाद फिर हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, ये N2 मॉलिक्यूल, राइट, ये सब क्लियर हो गया था। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल चल रहा था, तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में हमने कई सारे लिमिटेशन देखे और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम आए थे, ठीक है ना। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम आए थे, ये हमारा लास्ट क्लास तक हुआ था, बराबर। सर हम लोग टूर पे गए थे, तो घर पे आ रहे थे, मैंने ऋतुजा दीदी और एसडी सर को बताया था। ओके ओके, गुड गुड, टूर पे रहने का। चलो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आपका एक तरीके का ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है। कैसे ये ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है ना, जरा देखो, मुझे बनाना है स्ट्रक्चर किसके बीच में, एन और ओ के बीच में बनाना है। तो एन और ओ के बीच में बनाने के लिए क्या किया जाएगा, हम सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सर 6 होता है, और 6 और 5 को जोड़ दिए तो कितने बनते हैं सर, 11 बनते हैं। वेरी गुड। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जरा बताओ कि सेंट्रल एटम में किसको पकड़ू, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके पकड़ू, या फिर सर ने एक सिखाया है टेक्निक उस तरीके से पकड़ू? हाँ नाइट्रोजन को पकड़ा जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन आपका क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सब लोगों के आंसर नहीं आ रहे, जो जो आंसर नहीं दे रहे सबका एब्सेंट। हाँ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम ऑक्सीजन नाइट्रोजन के केस में, राइट। तो ये आपका हो जाएगा सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको बांटा जाएगा, ऑक्सीजन को बांटा जाएगा। हाँ बांटा जाएगा, चलो बांट देते हैं, ऑक्सीजन को बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो इधर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं जी, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एक पहले तो बॉन्ड बना देते हैं। अभी एक बॉन्ड का खर्चा कौन देगा, ये ऑक्सीजन देगा। तो ऑक्सीजन ने अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, उसने डोनेट कर दिया। अब जरा देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5,
अरे नाइट्रोजन के तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, एक और एक बॉन्ड बना देते हैं। तो एक और बॉन्ड बना दिया तो उसका खर्चा भी किसने उठाया, ऑक्सीजन ने ही उठाया। तो एक और एक इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर दिया। अभी नाइट्रोजन के आसपास देखो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो वैलेंस में कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो नाइट्रोजन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन क्या है, वो एक और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर उसने बना लिया, बॉन्ड बना लिया, तो फिर उसका तो ऑक्टेट से क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जैसे ही उसका ऑक्टेट से ज्यादा हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। देखो अगर हमने एक और एक बॉन्ड बना दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर कितना बचेगा, एक, क्योंकि दो में से एक उसने दान कर दिया। और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर कितना आ गया, 1 2 3 आ गया। अब जरा कैलकुलेट करो इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना है। तो नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस आसपास के इलेक्ट्रॉन्स, सिखाया था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस आसपास के इलेक्ट्रॉन्स, आसपास के इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं नाइट्रोजन के, 5। और आसपास के इलेक्ट्रॉन जरा देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के आसपास के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है आसपास। तो हम इधर लिखते हैं 5 माइनस 6। तो 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -1। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आ जाता है वो हो जाता है -1। अब जरा देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन के ऊपर -1 होना ज्यादा स्टेबल है, या नाइट्रोजन का भले ही ऑक्टेट कंप्लीट ना हो लेकिन न्यूट्रल होना स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है। हाँ गुड मॉर्निंग दीपांशु, कौन सा स्टेबल है जरा बताइए। हाँ न्यूट्रल वाला स्टेबल है ना, वेरी गुड, गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फाइनल स्ट्रक्चर है NO का, वो कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वाला कंसीडर करेंगे, राइट। लेकिन ये जरा देखो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, उसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1 2 3। जबकि कोई भी अगर आप एक कंपाउंड लेते हो उसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। नॉर्मली अगर कोई भी कंपाउंड लोगे ना तो उसमें इवन इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या है, ऑक्टेट रूल का एक वायलेशन है, क्योंकि एक तो इसके ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नाइट्रोजन के, 8 तो है ही नहीं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का वैसे ही इसके ऊपर फाइल चार्ज हो गया, और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो हम इसलिए इसको किस केस में डालेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के केस में डालते हैं। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक किसको समझ में नहीं आया, तो एक बार बताओ मेरे को, हाथ खड़ा करके बताओ, हाथ मत खड़ा करो, चार्ट पे लिख के बताओ। जिस जिसको समझ में आ गया वो यस लिख सकते हैं, जिस जिसको समझ में नहीं आया तो वो नो लिख सकते हैं। ओके क्लियर हो गया, राइट। तो ये छाप लिया ये वाला पेज, ठीक है ना, ये वाला पेज छाप लिया, चलो चलो छाप लो छाप लो छाप लो। अच्छा रिपीट के लिए कौन बोल रहे हैं, परिमल बोल रहे हैं रिपीट के लिए। देखो परिमल यहाँ पर क्या है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था कि कैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, तो आप उसी स्टेप्स को फॉलो करना। पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करना, उसके बाद लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंट्रल एटम जैसा कंसीडर करना, फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट कराकर जो बच गए उसको नाइट्रोजन को दे देना, फिर एक एक करके बॉन्ड बनाना और चेक करना। जैसे ही आपके नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज आना चालू हो जाता है आप स्टॉप हो जाना। क्यों, क्योंकि फॉर्मल चार्ज आ गया तो फिर क्या हो गया, वो आपका बन गया, राइट। चलो लिख लो लिख लो, जिसने जिसने छाप लिया है तो अंगूठा उठा सकते हैं, अंगूठा आप लोग उठा लो, तो अंगूठा उठाने के बाद हम आगे जाएंगे। ओके अथर ने भी अंगूठा उठा दिया, ओम ने भी अंगूठा दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी देखो नेक्स्ट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट और एक्सीडेड ऑक्टेट। तो देखो लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो PCl5, PCl5 का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे कैसा होता है स्ट्रक्चर, PCl Cl 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 Cl, 5 Cl जो है वो फास्फोरस के चारों तरफ घेर लेते हैं। तो इस फास्फोरस का कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया जरा देखो इसके ऑक्टेट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ गए किसके, फास्फोरस के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए,
टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन ऑक्टेट में तो कितने होने चाहिए, 8, तो इसका तो 8 से ज्यादा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। तो क्लास 10 तक हम इतना ही पढ़ा था कि ऑक्टेट हो गया मतलब बस खत्म कहानी, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं, अरे बाप रे, इधर तो ऑक्टेट के आगे भी एक नई दुनिया चालू हो जाती है। तो ये केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इसने ऑक्टेट रूल को तोड़ दिया। नाउ देखो नेक्स्ट, elements from fourth period of periodic table have apart from ns and np electron there are n-1 d orbitals in the case of d block and nd orbitals blah 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 and blah। वो छोड़ दो, उस पॉइंट को मत लिखो क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अभी। सर एक्सपेंडेड ऑक्टेट को स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। यस यस, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं ना। मैं आपको समझाऊंगा कि ये ऑक्टेट क्यों कर रहे हैं, बट अभी नहीं, हम बताएंगे आपको, हम बाद में बताएंगे, राइट। अभी देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, इन सम ऑफ द कंपाउंड द सेंट्रल एटम इज मोर देन ऑक्टेट, दिस इज टर्म्ड एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं। और भी कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि हम लिखते हैं SF6। तो SF6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर F F F, इधर आप देखिए F F F करके ऐसे 6 F के एटम लगे हैं। तो सल्फर का ऑक्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसने भी ऑक्टेट रूल तोड़ दिया। तो ऐसे कुछ लोग हैं राइट धरती पर, वो बोलते हैं क्या, साइंटिस्ट लोगों के रूल के सामने हम नहीं चलेंगे। हाँ, F का मतलब होता है फ्लोरीन, ठीक है ना, F का मतलब होता है फ्लोरीन। सर हम PCl4 क्यों नहीं लेते, ऑक्टेट टूटता है तो। देखो मृदुला, PCl4 जो है वो हम नहीं लेते, वो बनता भी नहीं है PCl4 कभी भी, क्योंकि फास्फोरस का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आता है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक एक पहले बॉन्ड बनाता है, इसीलिए। क्या क्या लिखे सर, देखो पहला वाला पॉइंट मत लिखो, राइट, दूसरा वाला पॉइंट और तीसरा वाला पॉइंट लिख के 2 एग्जांपल मैंने जो दिए हैं ना वो लिख लो, बस उतना ही आपका हो। सर H2SO4 में भी S के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अरे हाँ उसमें भी होते हैं। चलो छाप लिया, ओके। राधिका, अरे राधिका भी तो नहीं आई थी पेरेंट टीचर मीटिंग में, राधिका नहीं आई थी। कितने सारे स्टूडेंट्स थे जो मेरे को याद है नहीं आए थे। 6:45 को मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा, पेरेंट्स गांव गए थे, ओके ओके, समझा समझा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग में फिर मुलाकात होगी। तो जो लोग पेरेंट टीचर मीटिंग में आए थे मैंने उन लोगों को टारगेट्स दिए हैं। हाँ शिराज तो आप थे लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया था बराबर, क्योंकि 6:45 को फिर लाइट भी चला गया, लाइट नहीं गया था, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और फिर वैसे भी खत्म होने ही वाला था। सर आप नहीं थे 12:45 के बाद, था ना रे, 12:45 के बाद में था, मैं राजशेखर सर की आईडी पे चला गया था। नेक्स्ट पीटीएम में अभी नहीं हो सकता क्या हमारा, अभी कैसे हो सकता है मृदुला, अभी थोड़ी ना हो सकता है। चलो अभी देखो नेक्स्ट हम पेज पर जाते हैं, ये पेज पर हमने बातचीत कर ली। अभी नेक्स्ट पेज पर सब मॉलिक्यूल्स विद एक्सीडेड ऑक्टेट के एग्जांपल इन्होंने दिए हैं। अरे बाबा, इधर तो देखो कितने सारे एग्जांपल दिए हैं, SF6, PCl5, IF7, XeF2, XeF4, XeF6, XeO4। तो ये सारे एग्जांपल्स और ऐड कर लो अपनी नोटबुक में। तो आपने SF6 और PCl5 का एग्जांपल लिखा था, और ये सारे और एग्जांपल्स है ना, इसको भी आप लिख लो। सबसे आसान सब्जेक्ट अगर कोई है धरती पर तो वो कौन सा है बताओ। हाँ गिरीश ने भी कुछ लिख कर दिया है सर। हाँ सबसे आसान सब्जेक्ट अगर कोई है तो इंग्लिश है, बाप रे। फिजिक्स, बायोलॉजी, बायो, धरती पर यही 3 सब्जेक्ट है क्या। कभी केमिस्ट्री भी तो बोला करो महान आत्माओं। कौन सा भी नहीं है, डिफिकल्ट है इंग्लिश। सर केमिस्ट्री आपको ये सुनना है ना, नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं सुनना है, राइट। सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट पीटी है। अच्छा अथर्व को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
गुड 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 गुड। जिन लोगों ने केमिस्ट्री का नाम लिया है, राइट, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका 100 में से 100 आए। राइट। जिन लोगों ने केमिस्ट्री का नाम नहीं लिया है, आप लोग जाओ अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। ओके, अभी देखो तो नेक्स्ट जरा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द एक्सपेंडेड ऑक्टेट का ये अलग अलग एग्जांपल्स है। पीटी सबसे इजी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये सब क्या है, ये देखो H2SO4 का एग्जांपल, ये सल्फर, ये सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल है रे। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो इधर भी अगर आप देखोगे ना तो सल्फर के ऑक्टेट में आपको 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सल्फर का भी है ना एग्जांपल इसमें आता गिना जाता है, किस में गिना जाता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट में गिना जाता है। हाँ राइट, तो ये वाला क्या है, ये वाला भी एग्जांपल छाप लो। H2SO4 भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो ये वाला एग्जांपल भी आप छाप लो। सर एक्सपेंडेड ऑक्टेट में डी ऑर्बिटल यूज करते हैं क्या? यस यस, डी ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हैं ना, तभी तो बनता है। सर वेटिंग रूम बंद कर दो। यस, अभी आपने बोला है तो वेटिंग रूम अभी हम बंद कर देते हैं, कोई नहीं आएगा। बॉन्ड वगैरह भी बनेंगे। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने बना लिया होगा अब तक। अभी देखो यहाँ पर आया है फॉर्मल चार्ज, चलेगा चलेगा, मैंने बंद कर दिया। अभी देखो यहाँ पर क्या है, फॉर्मल चार्ज आया है। तो ये जो फॉर्मल चार्ज आया है वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, लेकिन ये जो फॉर्मल चार्ज है एनसीईआरटी के हिसाब से कैसे लिखा गया है वो मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। तो ये फॉर्मल चार्ज का जो डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन, वो यहाँ पर छाप लो। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि जैसे कोई एक एटम किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, राइट, जैसे कोई एक एटम बाकी एटम से जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो हर एटम के ऊपर अपने एक चार्ज आ जाता है, वो चार्ज को फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। तो इन्होंने अंग्रेजी में कैसे लिखा है, द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटम का मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, पॉली एटॉमिक, और आयन may be defined as the difference between the number of valence electrons of that atom in an isolated or free state and number of electron assigned to that atom in the Lewis structure। तो बहुत भारी भरकम डेफिनेशन है, इसको बस लिख लो। राइट, समझने के लिए तो मैंने जो पुराना वाला फॉर्मूला दिया था ना, कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस आसपास के इलेक्ट्रॉन। तो यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करना किसी भी एटम के फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करने के लिए। अरे अच्छा सुनो, आप लोगों को ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता ना? सर रट्टा मारना है क्या? कुछ रट्टा नहीं मारना, इसको बस नोटबुक में लिखे रहने दो। राइट, तो कभी पढ़ लेना, जब समझ में आ जाए तो समझ लेना। अभी लिख लो इसको। हाँ, लिमिटेशंस खत्म हो गया। यस यस, लिमिटेशंस खत्म हो गया। आपने बनाया था, बना तो दिया। यस, O3 का आता है स्ट्रक्चर, आता है ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना आता है। सर मैं भी क्यों लिख, क्या लिखूं? सर मैं भी क्यों लिखूं, नहीं आता। चलो ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, आज मजा आएगा थोड़ा ओजोन का स्ट्रक्चर बनाने में। व्हाइट बोर्ड शेयर करना पड़ेगा अभी मुझे, पहले ओजोन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो कैसे बनाना है, चला चेक करो। ओजोन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको सबसे पहले लेना पड़ते हैं 3 ओजोन। सबसे पहले तो वही चाहिए ना, 3 ओजोन चाहिए। देखो, तो सबसे पहले हमको 3 ओजोन लगता है। क्यों पेन ऐसा आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है ये पेन?
हरे कृष्णा। अभी पेन टू ठीक ठाक से नहीं चल रहे थे, ऐसे ही समझो। ये देखो, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। तो पहले कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, आखिर हमारे पीई बैंक में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल कितने एटम है, 3 एटम है। तो 3 एटम मतलब एक एटम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 एटम में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं। हाँ राइट। सर डेफिनेशन में मे भी क्यों लिखा है, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है क्या। साइंटिस्ट लोगों को जो डेफिनेशन है ऐसी ऐसी छाप लेना चाहिए, ठीक है। तो लिखो 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 पहले ओमकार। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं तब दूंगा जब आप लोग 2 साल बड़े हो जाओगे, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा, ठीक है। ये लिखो, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना आता है, 18 इलेक्ट्रॉन आता है। अभी 18 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बांटना है। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो 3-3 ऑक्सीजन एटम है, इसमें से हम किसको सेंट्रल एटम पकड़े, तो जो बीच में है वही सेंट्रल एटम पकड़ लो भाई, इसमें और क्या सोचना। तो हम इधर को पहले 8 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा ऑक्सीजन को भी हम 8 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इधर हमने दे दिया इसको 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 8 हो गए 16। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, हाँ सुनो सुनो हर्षल, ये क्या हुआ वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन करना तो पड़ेगा। उसके बाद जरा देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन अभी किसको देना पड़ेगा, इस बीच वाले ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। तुमने बीच वाले ऑक्सीजन को क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बॉन्ड बनाएंगे, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को तो छेड़ना है नहीं, इसका एक बॉन्ड बना दिया, इसका एक बॉन्ड बना दिया। तो जैसे ही बॉन्ड बना तो खर्चा कौन करेगा, जिसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसने दान दे दिया, तो अभी कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास बच गया, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस वाले ऑक्सीजन को देखो, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, एक पेयर दान दे दिया, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब जरा देखो, ये जो ऑक्सीजन हमने बनाया है एक एक बॉन्ड करके, क्या बीच वाले ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब बस एक बॉन्ड और बन जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो चलो एक और एक बॉन्ड बना देते हैं। तो हमने क्या किया, किसी एक ऑक्सीजन एटम के साथ एक बॉन्ड बना दिया। अब जैसे ही हमने किसी एक और एक ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बना दिया, तो हमने बोला कि अब इस वाले बीच वाले एटम की ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, स्वाहा। समझ में आ गया, क्लियर, हाँ राइट। तो जैसे आपने क्या बोलते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो ये बन गया। अब आप लोगों को एक टास्क है, और वो टास्क क्या है, वो टास्क ये है कि आपको क्या करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाएगा, ये है ऑक्सीजन एटम 1, ये है ऑक्सीजन एटम 2, और ये जो है साइड वाला ऑक्सीजन एटम 3। नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फॉर्मल चार्जेस of oxygen atom 1, oxygen atom 2, oxygen atom 3. Please calculate it. हाँ गिरीश, वो रेजोनेंस फिनोमिना है, हम आएंगे ना रेजोनेंस फिनोमिना के ऊपर आने वाले हैं गिरीश। चलो चलना चालू हो गया। हाँ एम्स 2015 का क्वेश्चन है ये, क्या बात कर रहे हैं, एम्स में क्वेश्चन आया था इतना बेकार सा। बताओ सर 1 में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है, नहीं 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 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 अच्छा अच्छा अच्छा, इसका हमने रब नहीं किया ना, हाँ इसका 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको मिटाना पड़ेगा, बराबर। राइट, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3rd इलेक्ट्रॉन है। अच्छा यशराज ने कैलकुलेट करके दे दिया। नहीं 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 ओमकार, इधर थोड़ा चेक करो, एक्चुअली ऑक्सीजन का हमने दूसरा बॉन्ड बनाया था ना, तो उसका लोन पेयर हमने मिटाया नहीं था। अभी अभी ये स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट और सही स्ट्रक्चर है, इस वाले का भी आंसर निकालो। चलो ओमकार एच ने निकाल दिया है, यशराज ने आंसर कैलकुलेट करके दे दिया है। ओमकार एम आप अपना आंसर थोड़ा सुधार लीजिए। अच्छा राधिका ने भी आंसर निकाला है, लेकिन राधिका का आंसर
अफसोस से सही नहीं है। सिद्धार्थ ने आंसर निकाल दिया है। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह। लो ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 6 6 6 आएगा, 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर 6 आएगी। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद आप देखोगे कि इसमें आसपास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आसपास के इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, बराबर ना। तो ऑक्सीजन के आसपास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो 6 में से 6 घटाए तो ऑक्सीजन 1 का फॉर्मल चार्ज आया 0। अब दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम को जरा देखो, अब दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो आसपास के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आया 5, तो 6 में से 5 घटा तो कितना बनता है, +1। ओके, तो इसके ऊपर लिख देते हैं +1 आया। अभी 6 में से अभी ऑक्सीजन एटम 3, तो कितने आसपास इलेक्ट्रॉन है इसके, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 में से 7 घटाए तो कितने बने, -1, तो इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, -1। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके से 0 +1 -1 करके आपका ऑक्सीडेशन फॉर्मल चार्ज हमने निकाल दिया है। समझ में आ गया कैसे करना होता है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना होता है, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाना होता है, ये दोनों ही क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो अभी हम आगे बढ़े, शैल वी मूव अहेड। सर फॉर्मल चार्ज के एक और एक क्वेश्चन लो ना, ओके ओके, कौशल ने बोला है तो चलो अभी हम ले लेते हैं एक और एक क्वेश्चन। चलिए अभी आपसे क्वेश्चन है, PO4 3- का स्ट्रक्चर बनाइए और हर एटम के ऊपर क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। हो पाएगा क्वेश्चन, हो पाएगा ये वाला PO4 3- का? चलिए बनाइए, PO4 3- का स्ट्रक्चर बनाइए और हर एक एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालिए, और जब हो जाए तो अंगूठा छाप दीजिए, फिर मैं आंसर बनाना चालू करूंगा। तब तक हम अटेंडेंस लेना चालू करते हैं। सर स्ट्रक्चर में -3 कैसे दे, अभी -3 थोड़ी ना एक एटम के ऊपर आएगा, आप पहले स्ट्रक्चर तो बनाओ, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही तो क्या फिर क्या है, स्ट्रक्चर बनाओगे, अच्छा स्ट्रक्चर पहले बनाओ, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, फिर फॉर्मल चार्ज निकाल देना, ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकाल देना। अरे ये बाल बाल भी कटाए हुए मेरे को बहुत दिन हो गए, आ जाके कटा देता हूँ। चलो चलो चलो, एवरेज फॉर्मल चार्ज नहीं बताना, मैंने अभी तक एवरेज फॉर्मल चार्ज नहीं पढ़ाया है, तो जब मैं एवरेज फॉर्मल चार्ज पढ़ाऊंगा तभी बताना है। चलो अभी अटेंडेंस मैं लेता हूं पहले। बीच में लेते रहता हूँ। तो ये है 11th केमिस्ट्री ना, हाँ अब्दुल्ला अभी हम लेंगे अटेंडेंस। आकांक्षा, अभिषेक, आदिति, अक्षय, चलो आकांक्षा मैडम एब्सेंट है। अपूर्वा, आर्य, अथर्व अथर्व अथर्व,
गुड, वेरी गुड। भावेश, दीपांशु, दीपिका, गिरीश। बढ़िया। हर्ष, हर्षल, जानवी, कौशल। जानवी, कौशल। ओके, ठीक है। मिलिंद, मृदुला, नेहा, ओम, ओमकार। ओमकार। ओमकार, ओमकार, ओमकार एम तो है, ओमकार एच है क्या? ओमकार एच नहीं है। ओमकार एच एब्सेंट, अच्छा है। अच्छा, परिमल, पार्थ, पार्थ, पूजा। बढ़िया। प्रज्वल, प्रांजल, प्रांजल, प्रतीक। ओके ओके। प्रतीक एब्सेंट है, राइट। प्रतीक जो है सर पुष्कर एंड प्रतीक प्रेजेंट, सर पुष्कर एंड प्रतीक। ओके ओके। चलो अभी हम क्या है सॉल्व करते हैं। हाँ यस, अभी हम सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा फटाफट फटाफट। तो PO4 3 माइनस का हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं फास्फोरस में, और 4 है ऑक्सीजन के, और उसमें फिर 3 माइनस भी तो है ना, तो एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना होता है, राइट। तो फास्फोरस में कितने होते हैं 5, 285, और एक ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 4 गुना 6 और 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करके, तो 5 + 24 + 3, तो 5 और 24 हो गए 29, 29 और 3 हो गए 32। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, बराबर। धड़धड़ 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 खाली आंसर देने का। तो 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, POOO, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है फास्फोरस, सेंट्रल एटम कौन बनेगा फास्फोरस। अब सबसे पहले क्या करें, बांटते हैं। क्या बांटेंगे, गम। गम भी बांट सकते हैं, खुशियां भी बांट सकते हैं, दोनों ही कम हो जाते हैं। नहीं, गम बांटोगे तो बढ़ता है, नहीं कम हो जाता है। गम बांटने से कम हो जाता है ना, खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं। ओके, तो 32 इलेक्ट्रॉन अभी बांटने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमने 8 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 8 चौके 32, तो 32 32 कंप्लीट, पिगी बैंक खाली। अब फास्फोरस बोलेगा चलो चलो अभी मुझसे बॉन्ड बनाओ बॉन्ड बनाओ, ठीक है तो बॉन्ड बनाते हैं। तो पहले हमने क्या कर दिया, सिंगल सिंगल करके सबके साथ बॉन्ड बना दिया। तो बॉन्ड बना दिया तो अभी क्या हो गया, क्या फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चलो जरा चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे हाँ कंप्लीट हो गया। तो जरा देखो इस तरीके से आ गया कि नहीं, हाँ। तो जरा देखो इधर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो फास्फोरस का एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अभी भी 3 माइनस लेकर आना है, तभी हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। तो 3 माइनस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर्मली चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज और फास्फोरस के ऊपर फॉर्मल चार्ज। अब जरा देखो कहाँ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ देखो, ये है ऑक्सीजन एटम 1, ये है ऑक्सीजन एटम 1, ये ऑक्सीजन एटम 2, ये ऑक्सीजन एटम 3, ये ऑक्सीजन एटम 4। 4 ऑक्सीजन हमने छाप दिए। अब जैसे ही 4 ऑक्सीजन हमने छाप दिए तो फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। लेट्स डू द फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। ऑक्सीजन एटम 1, ऑक्सीजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम 3, ऑक्सीजन एटम 4। अब जरा देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 6 6 6। दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गया, हाँ रुको एक मिनट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 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 माइनस। अब देखो जरा ये बचा है आसपास इलेक्ट्रॉन कितना, 7 7 7 7 7 7 इज इक्वल टू -1 -1 -1 -1, बाप रे। अच्छा फास्फोरस का भी जरा काउंट करना बच गया। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, उसके आसपास कितने हैं 1 2 3 4,
तो 5 में से 4 घटाए बच गया 1 प्लस 1। लो जी यहाँ तो गड़बड़ हो गया, 1 है प्लस 1 और सारे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस 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 आ गया। अब ये स्ट्रक्चर ने देखा कि हे भगवान, ये स्ट्रक्चर जो बना है ये काफी अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो चार्ज को उड़ाने के लिए ये क्या करेगा? फास्फोरस किसी एक और एक ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि एक है +1 तो ये इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक है -1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो दोनों क्या कर लेंगे? दोस्ती। और इस प्लस के ऊपर आप देखोगे PO डबल बॉन्डेड O और फिर देखोगे इसके ऊपर एक -1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1 और इस वाले ऑक्सीजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया 0 और इस फास्फोरस को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया 0। तो अब जो हमको फाइनल स्ट्रक्चर मिला वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। आया समझ में ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन का आंसर हाँ समझ में आ गया ना? अभी क्लियर हो गया कि कैसे PO4 3- का स्ट्रक्चर बना है? राइट 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 राइट, ऐसे ही बनाना होता है, ऐसे ही बनाना होता है। अच्छा आप लोगों को एक और एक क्वेश्चन दूं, एक और एक झक्कास क्वेश्चन देता हूं, बना पाओगे? चलो फटाफट बनाने का। गुड, वेरी गुड, जिनका जिनका सही है आई एम वेरी वेरी हैप्पी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, SO4 2- का आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है। सर P पे प्लस फॉर्मल चार्ज रखकर स्टेबल नहीं होता क्या P? नहीं नहीं नहीं, P पे सेंट्रल एटम पर कभी भी अगर फॉर्मल चार्ज आ जाता है ना तो वो स्टेबिलिटी नहीं गेन करता। इसलिए हम ट्राई करते हैं कि कैसे तो आपका सेंट्रल एटम विदाउट फॉर्मल चार्ज रहे। चलिए कितने लोग क्वेश्चन बना पाते हैं ट्राई करो। और आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र 3 मिनट है। मेरी घड़ी में हो रहा है 12:39 10 सेकेंड्स और मैं आंसर बताना चालू करूंगा 12:42 15 सेकेंड्स पे। पिछला वाला स्लाइड ओके। तो जिन्होंने छापा नहीं है जरा छाप लें, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ जिन लोगों का बचा है। तो कहाँ तक हो गया था हमारा? अच्छा पूजा से चालू होना था ना। पूजा, प्रज्वल, प्रांजल, प्रांजल हो गया था, सॉरी सॉरी, प्रिया, पुष्कर, राधिका, राधिका, राहुल। ओके, तो राधिका टी एब्सेंट है। आखिर राधिका टी है कौन? वो है क्या? ये भगवान अच्छा, तो उसके बाद देखो पुष्कर, राधिका, राधिका, अच्छा राहुल, रोहन, साहिल, सायराज, साक्षी। प्रेजेंट सर, हरे कृष्णा, हैव अ ग्रेट डे अहेड। है, चुप बैठो, अभी क्या है, बचा है क्लास हैव अ ग्रेट डे अहेड करके निकल जा रहे हो। सर PO4 - 3 कैसे आया? हो तो बस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और S के साथ और ऑक्सीजन 2 पे -1 चार्ज है। हाँ ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा ना। भावेश मैं इसका रिप्लाई देता हूँ आपको, राइट। मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालो, मैं व्हाट्सएप पे इसका रिप्लाई देता हूँ। इसमें भी -2, हाँ माइनस, करेक्ट करेक्ट, PO4 3- की जैसा ही मैंने क्वेश्चन डाला है ताकि आप लोगों को हर प्रकार के क्वेश्चन की अच्छे से जानकारी हो जाए। बराबर बराबर। तो सुनो, रिप्लाई करो, साहिल, साईराज, साक्षी, शिवानी। ओके, श्रद्धा, श्रावणी, श्रीराज, शुभम। शुभम,
शुभम शेट्टे मौजूद है लेकिन शुभम दुर्गड़े एब्सेंट है। शुभम दुर्गड़े इज एब्सेंट। ओके राइट। सिद्धार्थ, स्नेहल, तेजस, वेदांत। सर पर O3 में सेंट्रल एटम पर चार्ज है, वो स्टेबल कैसे है? वो स्टेबिलिटी गेन करता है थ्रू रेजोनेंस ना गिरीश। ओके वेदांत, यश, यशराज। Where is Snehal? Snehal is present or absent? Okay, present, right. Okay, यशराज। सर ये रेजोनेंस क्या है? इसी के बाद ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। रेजोनेंस सब समझ में आएगा। तो यश एब्सेंट है हमारी क्लास में? अच्छा मौजूद है ना? हाँ। वेदांत, वेदांत इज एब्सेंट और प्रेजेंट? वेदांत इज एब्सेंट। ओके सो ही विल बी मार्क्ड एब्सेंट। चलो लेट मार्क एब्सेंट। ओके तो अभी मैं ओके नहीं दबाऊंगा, जब क्लास के में 1 बजेगा तभी मैं ओके दबाऊंगा। राइट तो अभी मैं चालू करता हूँ इसको सॉल्व करना, ठीक है ना? सॉल्व करना चालू करता हूँ। सल्फेट आयन का तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग। ये काउंट शब्द का बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़ा हमारे समाज में इसका बहुत बड़ा मीनिंग है काउंट। देखो सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन है और 2 चार्ज आपको ऐड करने हैं क्योंकि 2 माइनस आया है, बराबर। सल्फर के होते हैं 6, ऑक्सीजन के होते हैं 4 और 2 ऐड कर दिए। अरे बाबा गलती हो गया, 4 नहीं होते 6 होते, ठीक है ना? तो कितने होते हैं? 6। अब जरा देखो 6 प्लस 4 चौके 24 प्लस 2 कितना आया? 24 2 26, 26 और 6 32। थोक 2 टाली। अब सल्फेट FOOO, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। तो हम क्या बोलेंगे? सर इस स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम के ऊपर +2 चार्ज आता है, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? दैट आई विल टेल यू, जस्ट 2 मिनट्स यू वेट। ओके अभी जरा देखो यहाँ पर क्या है। यस तो सल्फर आ गया है, सल्फर इज द सेंट्रल एटम। सबसे पहले क्या करो, बांटना चालू कर देते हैं। राइट बोला जाता है कि इंसान को बांटना आना चाहिए। जो इंसान बांटता है वही धनी व्यक्ति कहलाता है, जो इंसान नहीं बांटता है वो व्यक्ति गरीब कहलाता है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं इसलिए वो बांट नहीं रहा है, बराबर ना? हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि जो लोग अपने पास पकड़ के रखते हैं बांटेंगे नहीं, हम बोलते हैं कि वो लोग अमीर हैं। अमीर थोड़ी ना है, वो तो गरीब है। गरीब है तभी तो उनका क्या बोलते हैं, बांटने का कैपेसिटी नहीं है। जो बांट रहे हैं मतलब वो अमीर है, क्योंकि उनके पास बांटने का कैपेसिटी, उनका दिल बड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। देखो ऑक्सीजन ये हो गया 8 चौके 32, सारे ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब सारे ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो गए तो ठीक है, ऑक्सीजन ये हो गया। अभी क्या है, बॉन्ड बनाना चालू करते हैं। तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे? एक एक पहले पेयर हटा दो, एक एक पेयर हटा दो, एक एक पेयर हटा दो। पेयर हटा दिया। अब पेयर हटाने के बाद जोड़ दो, जोड़ दिया। तो आप बोलोगे सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन आप लोग देखो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, लेकिन इसके ऊपर +2 आया है। फॉर्मल चार्ज अगर कैलकुलेट करोगे सल्फर के ऊपर +2 आएगा, बराबर। अभी +2 को कैसे घटाएं? तो एक बॉन्ड बनाएगा वो एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरा बॉन्ड बनाएगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक ही बॉन्ड ले सकता है ना, ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड नहीं ले सकता। तो एक ऑक्सीजन के साथ आप 2 कंटिन्यूअस बॉन्ड नहीं बना सकते, एक ऑक्सीजन के साथ आप एक और एक बॉन्ड ही एक्स्ट्रा दे सकते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके +2 को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, इधर एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो इधर डबल बॉन्ड बनाया तो हमको मिटाना पड़ जाएगा क्या, ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज को। फिर यहाँ पर एक लोन पेयर मिटाना पड़ा,
फिर एक और एक डबल बॉन्ड देंगे, डबल बॉन्ड चलो इसको देते हैं, तो इसका एक लोन पेयर हटाया, इसका कर्जा माफ किया, और इसको भी हमने क्या कर दिया, दे दिया, एक और एक बॉन्ड बनाकर दे दिया। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये सल्फेट का स्ट्रक्चर है। और इसी सल्फेट में अगर आप 2- चार्ज को हटाना चाहते हो, कैसे, 2 हाइड्रोजन ऐड कर कर, तो अगर मैंने 2 H+ ऐड कर दिए सल्फेट आयन में ताकि 2- का चार्ज हट जाए, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, H2SO4। समझ में आया? अब ये H2SO4 बनेगा, तो इसलिए देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, S डबल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो, O के ऊपर माइनस था तो H जोड़ दिया, O के ऊपर माइनस था तो H जोड़ दिया, तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर H2SO4। अब जरा चेक करो कि क्या वो स्ट्रक्चर इससे मैच करता है कि नहीं करता, डिट्टो मैच करेगा। क्लियर ना? तो अभी देख रहे हो केमिस्ट्री सो मच इंटरेस्टिंग, कितना कनेक्टेड है ये स्ट्रक्चर और वो फॉर्मल चार्ज कितना कनेक्टेड है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये, हाँ हाँ मैंने भी ऐसा ही बनाया। गुड, वेरी गुड राधिका, वेरी गुड। तो जिन्होंने एकदम सही आंसर निकाला है, अथरवेल का भी आंसर सही आया है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़े। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हाँ गुड। जो जिनका आंसर सही आया है उनके मुंह में क्या होगा, घी शक्कर। बट सर डबल चार्ज होने के बाद ऑक्सीजन का चार्ज क्या हुआ, ऑक्सीजन का चार्ज घट गया ना। अरे बाबा, ये चार्ज घट गया मतलब क्या, घट गया मतलब आप इसका अभी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके देखो जरा, अब इस नए ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके देखो। तो फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, आसपास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 6 बचा, क्या बचा, 0, तो फॉर्मल चार्ज रहेगा ही नहीं, बराबर ना। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पीपीटी से पढ़ रहे थे फिर वो रुक जाएगा। तो ये था फॉर्मल चार्ज, और फॉर्मल चार्ज के ऊपर हमने काफी क्वेश्चंस बनाए। तो फॉर्मल चार्ज का बुक के हिसाब से जो फॉर्मूला दिया गया है वो ये वाला फॉर्मूला है, राइट। बुक के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है बुक के हिसाब से फॉर्मूला, बुक में आपको ये फॉर्मूला दिया गया है। तो आप बोलोगे सर आपका फॉर्मूला और बुक का फॉर्मूला, सर ये भी रेजोनेंस होगा फिर, यस। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो क्वेश्चन है फॉर्मल चार्ज का, ये जो बुक में फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला भी छापना है, ये फॉर्मूला क्या करना है, छापना है। अब मैं आपको बताता हूं कि हाँ यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा ना फिर, यस यस रेजोनेंस होगा ना, रेजोनेंस क्यों नहीं होगा, रेजोनेंस होगा, आएगा। अभी हम आने वाले हैं रेजोनेंस के ऊपर, लिख लो लिख लो, छाप लो, छाप लिया। अब जरा देखो ये फॉर्मूला मेरे बताए हुए फॉर्मूले से कैसे मैच करता है। देखो सपोज मुझे इस वाले ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि सर एफसी का शॉर्ट ट्रिक बता दिया ना आपको, एफसी का शॉर्ट ट्रिक। अभी देखो फॉर्मल चार्ज जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या था, वो था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस आसपास के इलेक्ट्रॉन्स, बराबर, आस पास इलेक्ट्रॉन्स। अभी जरा देखो ये जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे जरा देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 होता है, वो तो हम बिना स्ट्रक्चर देखे बता देते हैं। बट ये जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स है कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये ऑक्सीजन एटम का 1 2 3, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये बॉन्ड पेयर से आ रहे हैं कि नहीं, बराबर। और ये जो लोन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, लोन पेयर से आ रहे हैं। यानी लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो बॉन्ड बना ही नहीं रहे, तो बोलेंगे हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ध्यान से, ये 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं क्योंकि बॉन्ड है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या किया,
डायरेक्टली बोल दिया कि बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग मिला दो तो क्या बन जाता है, आसपास का इलेक्ट्रॉन। तो एक्स्ट्रा इसे अलग क्यों रखना, दिमाग में कंफ्यूजन होगा। तो फिर आप देखोगे 3 है आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो अल्टीमेटली तो आपको वही आ गया ना, 6 में से 5 घटाने तो +1 आता है, राइट। तो बुक ने जो है थोड़ा इस तरीके से फॉर्मूला दिया है, राइट, इस तरीके से जो आप पीपीटी में देख रहे हैं। और ये जो मेरा फॉर्मूला है वो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है कि हाँ बोल तो ये यही रहा है, तो ऐसे एक्स्ट्रा डिवाइड मन में डिवाइड करके क्यों लेके चलना। समझ में आ गया ना कि मेरा जो फॉर्मूला है और ये बुक में जो फॉर्मूला बनाया गया है, दोनों फॉर्मूला एक्चुअली में सेम है, लेकिन दिमाग में आसान कौन सा बैठता है, राइट, जो ये समझ में आता है। रोहन रिपीट करूं एक बार। हाँ सर, शॉर्ट ट्रैक एवरी स्ट्रक्चर पर वर्क करेगा ना पक्का, यस यस, हर स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करेगा। तो देखो आसपास के इलेक्ट्रॉन में बोलता था ना ऐड करने के लिए रोहन, तो आसपास के इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, तो इस ऑक्सीजन के आसपास इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके आसपास हैं, लेकिन उस 5 इलेक्ट्रॉन्स में अगर आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि बॉन्ड नहीं बना रहे, और 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्योंकि बॉन्ड से आए हैं। तो देखा जाए तो जो आसपास के इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग, वही उन्होंने लिख के दिया है बुक के फॉर्मूला में। फॉर्मल चार्ज में कोई एक्सेप्शन हो सकता है क्या, नहीं नहीं नहीं, फॉर्मल चार्ज में कुछ एक्सेप्शन नहीं है, इट इज यही है। ओके अभी नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो एग्जांपल ऑफ फॉर्मल चार्ज यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी हमने कई सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं, तो बातों ही बातों में। तो ये ऑक्सीजन का है फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 1, तो इस तरह से उन्होंने निकाल कर, राइट, निकाल कर दिया है, तो ऑलरेडी हमको समझ में आता है। हाँ अभी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिजोनेंस। क्या पढ़ने वाले हैं, रिजोनेंस। अभी मजा आएगा, यही तो रिजोनेंस में पढ़ाना चाहता था। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो आपका रिजोनेंस। रिजोनेंस आप लोग देखे होंगे कि रिजोनेंस, हाँ सर कल पढ़ते हैं, नहीं 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 अभी पढ़ेंगे हम, कल कैसे पढ़ेंगे, आज पढ़ते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम छोटा टॉपिक है, अब बहुत छोटा टॉपिक है। तो देखो रेजोनेंस मैं सिखाता हूं आप लोगों को। अभी जरा देखो यहाँ पर ये रेजोनेंस आखिर है क्या। तो आप लोग जानते होंगे कि रेजोनेंस करके एक इंस्टीट्यूट भी है, अगर आपने सुना होगा, जैसे फिटजी, और उसके बाद क्या बोलते हैं, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, उसमें एक इंस्टीट्यूट आता है जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस एलएन, लेकिन रेजोनेंस जो वर्ड वो वहां पर इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है, हाँ मैं आता, वो दोनों अलग अलग है, हाँ वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। सुनो अभी देखो जरा इधर स्ट्रक्चर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, जरा इधर देखो ऑक्सीजन का जरा स्ट्रक्चर आप देखिए, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। तो ये देखो ऑक्सीजन का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो कुछ इस तरीके से बनाया था, ये देख रहे हो, ऑक्सीजन का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो ये इस तरीके से बनाया था। अभी ये ऑक्सीजन एटम 1 है, ये ऑक्सीजन एटम 2 है, ये ऑक्सीजन एटम 3 है, बराबर। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि जब मैं दूसरा वाला बॉन्ड बनाता वो ऐसे भी तो बन सकता था कि ऑक्सीजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम 3 के साथ डबल बॉन्ड वो बनाता और ये वाला ऑक्सीजन एटम 1 इसके साथ बॉन्ड बनाता, ऐसा भी तो हो सकता था, बराबर। हाँ सर आज आपने माइक यूज नहीं किया, लेकिन आवाज क्लियर आ रही है ना, बराबर। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आप जो स्ट्रक्चर इधर देख रहे हैं, ये 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड आ सकता है और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। ओके अब जरा देखो हुआ क्या, ये टॉपिक आखिर पैदा हुआ कहां से, उसका थोड़ा ये सुन लेते हैं। तो एक बार जो साइंटिस्ट लोग थे, वो साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे थे, सोच रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि जो ऑक्सीजन, उनको एक बड़ा सा प्रॉब्लम आया। तो उनका क्या प्रॉब्लम आया, उनको ये प्रॉब्लम आया कि वो ओजोन मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ चेक कर रहे थे। तो ओजोन मॉलिक्यूल के देखोगे आप इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ओजोन तीन ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो उन्होंने बोला ऑक्सीजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम 3।
तो उन्होंने अपनी थ्योरी, अब उन्होंने इतना बड़ा दिमाग लगा के जो पेपर पे कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन करने के बाद स्ट्रक्चर क्या पता किया कि ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो उन्होंने फिर जब क्या बोलते हैं मशीन से पता करना चाहा कि ऑक्सीजन एटम 1 और ऑक्सीजन एटम 2 के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, राइट, जो दूरी है, और ऑक्सीजन एटम 2 और ऑक्सीजन एटम 3 की जो दूरी है, राइट, उन्होंने ऐसा सोचा था कि जो बॉन्ड लेंथ आएगा, जो छोटा बॉन्ड लेंथ कौन सा बनेगा, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आता है और 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। तो सिंगल बॉन्ड क्या है, लंबा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड क्या होता है, छोटा बॉन्ड होता है, बराबर। तो उन्होंने क्या सोचा कि अरे हाँ, हमने स्ट्रक्चर तो ऐसा बना कर दिया है, तो फिर डबल जो ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 के बीच में जो लेंथ होगा वो छोटा होगा, किससे, 2 और 3 के बीच के लेंथ को, ऐसा करना होगा हमारा, राइट। उन्होंने ऐसा ही सोचा था कि ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने क्या बोलते हैं मशीन के अंडर में चेक किया, माय गॉड, उनका दिमाग घूम गया। वो सोचने लगे कि अरे यहाँ पर तो एक छोटा बॉन्ड होना चाहिए, एक बड़ा बॉन्ड होना चाहिए, ये मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पर तो दोनों ही बॉन्ड सेम हो गए, हाउ इज दिस पॉसिबल। देखा कुछ और हुआ कुछ, ये सोचते उनका दिमाग घूमने लगा। फिर अभी प्रकृति में जो हो रहा है उसको तो बदला नहीं जा सकता, तो किसको बदलना पड़ेगा, अपनी बनाई हुई थ्योरी को बदलना पड़ेगा, बराबर ना, सिंपल सा चीज है। तो उन्होंने फिर एक एक्सप्लेनेशन दिया। क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि दोनों बॉन्ड क्यों सेम हो गए। हाँ, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि जब डबल बॉन्ड वो एक एटम के साथ बना रहा है, वो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता था कि जो वो ऑक्सीजन साइड वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। और उसी टेम्परेचर पर ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं आपस में चेंज होते रहते हैं, कभी ये बनेगा तो कभी ये बनेगा, तो कभी ये बनेगा कभी ये बनेगा, आपस में ही चेंज हो रहे हैं। तो फिर एक्चुअली में कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्चुअली में आपका जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, और जो सेंट्रल एटम है वो देखो, वो आपका जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर दोनों स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन जाएगी। कैसे, तो स्ट्रक्चर 1 देखो क्या बोलता है, स्ट्रक्चर 1 बोलता है कि ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। और रुको, स्ट्रक्चर 1 क्या बोलता है कि ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और दूसरी पिक्चर क्या बोलती है, नहीं 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 नहीं, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो हम एक ऐसी पिक्चर बनाएंगे जिसमें आपका, राइट, एक बॉन्ड तो होगा ही होगा और 2 बॉन्ड नहीं होंगे, तो डेड बॉन्ड रहेगा। कैसे डेड बॉन्ड बनाते हैं, एक तो बॉन्ड प्योर बना है और दूसरा बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे छोटा छोटा बनेगा। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, ना तो पूरा डबल बॉन्ड ना तो सिंगल बॉन्ड, क्या बोलेंगे इसको, पार्शियल डबल बॉन्ड। समझ में आ गया, ना तो सिंगल बॉन्ड ना तो डबल बॉन्ड, क्या बोलेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। अभी देखो, फिर ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 के बीच में देखो, पिक्चर क्या बोलती है, पिक्चर 1 की सिंगल बॉन्ड है, पिक्चर 2 क्या बोलती है, नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 के बीच में डबल बॉन्ड आते हैं। तो अभी हम नया पिक्चर क्या बनाएंगे, ना तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे ना डबल बॉन्ड बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ये हो गया एक बॉन्ड और इसके ऊपर क्या आ गया, ये दूसरा बॉन्ड, और वो भी कैसा, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। हाँ सर, इसमें O ट्रिपल बॉन्ड O2 हो गया क्या, नहीं 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 नहीं, इसमें O ट्रिपल बॉन्ड O होगा ही नहीं। आगे समझ में। तो ये जो हमारी नई पिक्चर बनी है, ये जो हमारी नई पिक्चर बनी है, फिर साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यही जो ओजोन मॉलिक्यूल का एक्चुअली स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। हाँ, मतलब दोनों का आधा आधा बट जाएगा, बराबर। तो ये क्या है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, और इसमें अगर आप देखोगे, इसमें फिर आपका दोनों बॉन्ड क्या हो गया, बराबर बराबर का आ गया, क्योंकि दोनों ही पार्शियल डबल बॉन्ड वाले हैं, तो दोनों बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, सेम हो गई। तो बेसिकली ये क्या बना, रिजोनेंस हाइब्रिड। तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया ये चीज समझाने के लिए कि दोनों बॉन्ड सेम कैसे हुए, इस एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस।
तो मैंने जो अभी कहानी बनाई, मन घड़ंत कहानी, क्या मैंने बनाई? एक मन घड़ंत कहानी बनाई। उस मन घड़ंत कहानी को क्या बोलते हैं? रिजोनेंस बोलते हैं। इसलिए बोला जाता है कि रिजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। अभी क्यों हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होगा? क्योंकि भाई आपने तो ब्रह्मा को पूछा ही नहीं कि इसके पीछे एक्चुअल कहानी क्या है, राइट? दोनों बॉन्ड के बीच में सिंगल सेम बॉन्ड कैसे आया, उसकी एक्चुअल कहानी क्या है, वो तो आपने पूछी नहीं ब्रह्मा से। अपने ही मन से आपने कोई एक एक्सप्लेनेशन दे दिया और बोल दिया कि ये सही है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है मन से बना हुआ, ठीक है ना? हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? मन से बना हुआ। तो अभी ओजोन, अभी दो ऑक्सीजन एटम के बीच में सेम बॉन्ड कैसे आएगा, इसका आंसर तो दो ही लोगों को पता है पूरे सृष्टि में। किसको? एक तो कृष्णा को पता रहता है, और जो इस यूनिवर्स का इंजीनियर है ब्रह्मा, उसको पता रहेगा। इंसानों को तो पता है ही नहीं। तो इंसान क्या करते हैं? सोचते हैं, स्पेकुलेट करते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। लेकिन हम लोगों को ये याद करना है। क्यों? क्योंकि हमको मार्क्स इसी के ऊपर ही मिलते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये जो दो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए ना, ये स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सुनो, एक तो बच गया, मैं समझ गया, लेकिन लिख लो, बस लास्ट में पढ़ा रहा हूं। मतलब ये सच नहीं है। हाँ, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सच एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर कल 100 साल बाद कोई नया साइंटिस्ट आके उसने एक और एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, और वो एक्सप्लेनेशन क्या है, पिछले वाले एक्सप्लेनेशन से ज्यादा बेटर हुआ, थोड़े प्रूफ के साथ दे दिया, तो फिर आप देखोगे रेजोनेंस कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा 100 साल की बाद किताबों में। वो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बट ऑब्जर्वेशन ऐसा ही रहेगा कि हाँ भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है, ऐसा बन रहा है। दोनों बॉन्ड सेम आए, बट एक्सप्लेनेशन अभी कोई दूसरा आ जाएगा, राइट? तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए ना, तो इसको हम बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जिन पिक्चरों को मिलाकर हमने नया रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, वो क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, बराबर। और दूसरे वाले पिक्चर को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन को मिलाकर हमने एक नया स्ट्रक्चर बनाया, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब वो रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता ही नहीं है दुनिया में, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। सर एग्जाम के पहले, अच्छा, एग्जाम के पहले दिन अगर नया पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी हो गई तो भी आपको क्या बोलते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा प्रोसेस बहुत स्लो चलता है। डिस्कवरी अगर आज हुई तो उसको बुक में हम शामिल करेंगे 50 साल बाद। तो आप टेंशन मत लो, आप वही आंसर लिख के लाओ जो क्या है आपको टीचर पढ़ा कर देते हैं। आरएस और आरएच के बीच में 3 रेशा कैसा है? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और यहाँ पर आपका, और फिर कल हम और बात करेंगे, राइट? एवरेज फॉर्मल। हाँ सर, किसी भी स्ट्रक्चर का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, हर स्ट्रक्चर का रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। कुछ कंडीशंस होती हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने की, राइट? वो हम कल पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वैलिडिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, एवरेज फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। तो ये सब हम कल पढ़ने वाले हैं। सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर 5 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, चलो, आप लोगों का अटेंडेंस तो हो ही गया है। मेरे को बस अभी ओके दबाना है। अभी हमने ओके दबा दिया। चलिए, हरे कृष्णा। हाँ यशराज, क्या डाउट है? NH4+ का एग्जाम्पल एक बार फिर। NH4+ में बता दो ना आपको, व्हाट्सएप करता। हाँ, आपने लेट में बनाया, वो कौन खाएगा? ये बनाया था ना।